नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एग्जिट पोल में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी सुपड़ा साफ करने में भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया, आरएसएस की गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गोदी मीडिया का यह कहना है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का करिश्मा ढलान पर है और उनका कम से कम 10% तक वोट शिफ्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और उन्हें जो सीटें मिल रही हैं उन सीटों के बारे में गोदी मीडिया का कहना है कोई 3 सीट दे रहा है, कोई 5 सीट दे रहा है, कोई 4 सीट दे रहा है और अधिकतम 14 सीट तक दिया जा रहा है चैनलों द्वारा मायावती को। इसी तरह से उनके मत प्रतिशत को लेकर के भी कोई कह रहा है कि अब उनका 5% वोट बचा रह पाएगा, कोई कह रहा है कि जाटवों का 10-11% वोट बचा रह पाएगा, कोई कह रहा है कि 12% बच पाएगा, कोई कह रहा है कि 15% बचेगा, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो साथियों, गोदी मीडिया पर हम नहीं जाते हैं। आरएसएस के अखबारों पर, आरएसएस के चैनलों पर हम नहीं जाते हैं। ये तो बिकाऊ हैं, पैसे लेकर के किसी के पक्ष में कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रवक्ता ने अभी थोड़े समय पहले आरोप लगाया था कि उनके पास एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने वाले आए थे और बोले हमें पैसे दीजिए तो आपके पक्ष में हम बताएंगे कि आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है और आप ही जीतने जा रहे हो। तो ये पैसे पर बिकने वाले हैं, इनको जो पैसा देगा उसी के पक्ष में बोलेंगे, इनकी बातों पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज को, खास करके वे लोग जो दलित समाज से आते हैं, जाटव हैं, कोरी हैं, वाल्मीकि हैं, बहुत सी जातियां हैं दलित समाज में, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और मायावती के समर्थकों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। और सबसे बढ़कर के मायावती को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, क्या हाथी का कद दुबला होता जा रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के सामने की बटन जरूर दबाइए ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दलित समाज की आलोचना करना, दलित समाज की बुराई करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सच को सामने लाना। अगर सच अच्छाई की तरफ ले जाता है तो अच्छी बातें बताना, और अगर सच बुराई की तरफ ले जाता है या हमें ऐसे खुलासे करने पड़ रहे हैं जो कि सच हैं लेकिन दबे हुए हैं, आम आदमी से, आम मतदाताओं से, दलित समाज से छुपाया गया है, तो उसे भंडाफोड़ करने का काम हमारा काम होता है। तो आलोचना का मतलब गाली देना नहीं होता, आलोचना का मतलब बुराई करना नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है गुण और दोष को प्रकट करना। अगर हम मायावती का समर्थन भी करते हैं तो हम मायावती के समीक्षक ही हैं। और सही कहा है कबीर ने कि निंदक नियरे राखिए। अगर आप आलोचक को अपने नजदीक रखेंगे तो आपको अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में, आपको अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो साथियों, आज हम सिलसिलेवार से मायावती की राजनीति पर आते हैं। क्या मायावती की राजनीति आगे की तरफ बढ़ रही है या क्या मायावती की राजनीति ठहर गई है या क्या मायावती की राजनीति पीछे की तरफ जा रही है या क्या मायावती की राजनीति खत्म हो रही है। खत्म होने की तो बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि दलित समाज की एक शेरनी है जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जब भी चुनाव होते हैं, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उनमें उनकी हिस्सेदारी 21-22% तक हमेशा भी रही।
और 21-22% कोर वोटर अगर किसी के पास हैं तो उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, बस रणनीति बनानी चाहिए उसे, और दूसरे समाज को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और 30%, 32%, 35% तक ले जाकर के सरकार बनाने की कुवत होनी चाहिए। मायावती में आज इसी कुवत की कमी हो गई है। 21% वोट उनके पास हैं, लेकिन 21 से आगे बढ़ाने में अगर वे कोशिश करती हैं तो वो ब्राह्मण समाज का वोट लेना चाहती हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 10% से ज्यादा नहीं है। और उस 10% वोट को मायावती अपनी आइडियोलॉजी को, अंबेडकरवाद को, बुद्धिज्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। मायावती की घटती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो यही है कि उनकी आइडियोलॉजी बदल रही है। जो कांशीराम की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था और उस पर कट्टर समर्थक की तरह चलती थी। और कभी जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था तो उन्होंने मनुवादियों के खिलाफ कितना जहर उगला था, या मनुवादी राजनीति के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो उनके नारे होते थे, स्लोगन होते थे, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहां से मायावती शुरू करती हैं। मायावती के सफर 80 के दशक से शुरू होता है और कांशीराम इन्हें राजनीति में लेकर के आते थे। वैसे तो मायावती अध्यापन कार्य कर रही थी, साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन कांशीराम ने जिस तरह से इन्हें मोटिवेट किया और कहा कि जिस आईएएस की तैयारी तुम कर रही हो, तुम्हारे तो आगे पीछे आईएएस टहलेंगे। और इन्हें जब राजनीति में लाया गया, जबकि इनके घर वालों की सहमति बिल्कुल नहीं थी कि मायावती राजनीति में जाए, या तो मायावती अध्यापन कार्य करें, शिक्षिका बन करके रहें, या आईएएस की तैयारी बन के ऑफिसर बने। लेकिन कांशीराम ने जिस मायावती को चाक चौबंद करके तैयार किया था, मोटिवेट किया था, उनमें राजनीतिक ऊर्जा भरी थी, उनमें दलितवाद, अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म का विकास किया था, उन्हीं कांशीराम को 2007 के बाद मायावती भूलने लगती हैं। और आज की तिथि में न सिर्फ कांशीराम को भूल गई हैं, बल्कि अंबेडकर को भी भूल गई हैं, बुद्ध को भी भूल गई हैं, और एक दलित आंदोलन जो चल रहा है, जिसे कभी छेड़ा था कांशीराम ने दलित आंदोलन को, उस आंदोलन से इतर हट गई हैं। और कहें कि इनको भूल करके अगर वो राजनीति में ही आगे कदम बढ़ा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या वजह है कि मायावती न तो बुद्धिज्म के विकास की तरफ, दलित आंदोलन की तरफ, और दलित आंदोलन में मायावती की क्या भूमिका है हमें तो समझ में नहीं आता है। हाथरस कांड हुआ, दलित के साथ हुआ, मायावती की आवाज सुना आपने? मायावती वहां गई नहीं गई, प्रियंका गांधी गए, अखिलेश के लोग गए, सारी पार्टियों के लोग गए, लेकिन मायावती की उपस्थिति वहां दर्ज नहीं की गई, जबकि दलित के साथ ये कांड हुआ था। और न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह मामला बन गया था, और अभी भी हाथरस सुलग रहा है, लेकिन मायावती कभी हाथरस का नाम नहीं लेती हैं। इसी तरह से बुलंदशहर में जो हुआ वो भी दलित के साथ ही, दलित बालिका के साथ ही हत्या हुआ, और उसके भी हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया, बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद रातों रात जला दिया गया। तो सिर्फ हाथरस, बुलंदशहर, उन्नाव ही नहीं है, बल्कि आए दिन योगी राज में ऊंची जातियों के लोग दलित समाज की बालिकाओं के साथ, कम से कम 6 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार करते हैं। और मायावती के मुंह से आपने कभी सुना, कभी मायावती से विरोध सुना आपने कि दलित महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों है? एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं कि महिला अपराध, और उस महिला अपराध में दलित महिलाओं के साथ जितना अपराध योगी राज में हुआ है, क्या उसका खाका कभी मायावती ने खींचा है? नहीं खींचा है। अखिलेश ने उठाया है इस मामले को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उनकी बुराई करने के बारे में, उनकी आलोचना करने के बारे में जितना मुखर मायावती
2007 के पहले थी या 2007 तक थी, उसके बाद से इन्होंने न सिर्फ दलितों से मुंह मोड़ लिया, बल्कि जो जो कुछ भी किया वो सब इनके उल्टा गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि इनके नेता तो सब टूट करके, जो 19 विधायक चुने गए थे 2017 में, वे सारे के सारे टूट कर समाजवादी में चले गए, और इनके मतदाता टूट करके भी ज्यादातर मतदाता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तभी उसके प्रतिशत सीट, मतदाताओं की प्रतिशत सीट बढ़ रही है और मायावती की घट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही गोदी मीडिया ये बात कह रहा हो, लेकिन इसको अपने से भी आप सोच सकते हैं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी इनके दलित वोट को लपकने के लिए ही इन्हें घर के अंदर बंधक बनाए रखा और सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों को तैनात करके मायावती को डरवाने का काम किया, और मायावती डरती रही, और उसी डर के वजह से इन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहा जाने लगा, और वास्तव में बी टीम का काम भी कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ अमित शाह इनकी सराहना करते हैं, इनकी पार्टी का प्रचार करते हैं और इनको कहते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं बल्कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट दो, और उनके कहने पर इन्होंने ब्राह्मणों को भी छोड़ दिया, दलितों को भी छोड़ दिया, पिछड़ों को भी छोड़ दिया और मुसलमानों को आगे कर दिया, ज्यादा सीट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि उन्हें एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिल सकता है। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी के बाईपास से वे मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं किसी भी रूप में अमित शाह, और उसके लिए उन्होंने कहा कि मायावती बहुत शक्तिशाली हैं और इन्हें भारी वोट मिलने जा रहा है और सारे मुसलमान इनका समर्थन करने जा रहे हैं। और मायावती ने इस चीज को सुनकर के गदगद हो गई और उनकी सराहना करने लगी। तो साथियों, जो बी टीम का आरोप लगाया जाता है ये सही है। अब बताएं, आप ही बताएं कि कांशीराम की शिष्या, अंबेडकर की फॉलोअर, पेरियार की फॉलोअर, फुले को मानने वाली मायावती एकाएक रातों रात 10% ब्राह्मण वोटों के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा बोलने लगती हैं और त्रिशूल लेकर के सभाओं में जाया करने लगती। तो साथियों, जब विचारधारा किसी की रौंद दी जाती है तब वह व्यक्ति नहीं बच सकता है, और ब्राह्मणवादियों ने इनकी विचारधारा को रौंदने के लिए इनके तिलक तराजू तलवार के वार से घायल होकर के उसने जिस तरह से बदला चुकाया है, और आरएसएस ने जिस तरह से ब्राह्मण को भेज करके इनकी पार्टी में इनकी पार्टी को समाप्त कर देने की साजिश रचा है, उस साजिश में आरएसएस और बीजेपी सफल है, और इनका सारा वोट, ज्यादातर वोट बैंक शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और बचा खुचा नेता, बचे खुचे वोट भी समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में वह वोट गए हैं जिसे आप फ्लोटिंग वोट कह सकते हैं, और फ्लोटिंग वोट वह होते हैं जो पढ़े लिखे तबके के वोट होते हैं, जो जागरूक लोगों के, जैसे अंबेडकरवादी है दलित समाज में, तो इनका एक मुश्त वोट समाजवादियों की तरफ गया है। और जो पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग नहीं है, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, वे लाभार्थी के रूप में राशन पाने की लालच में, पैसे पाने की लालच में, मकान पाने की लालच में एक मुश्त मायावती से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ गया और मायावती का कद घट गया। और यह बात सिर्फ मायावती के साथ नहीं लागू होती है, बल्कि पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों में यादव के अलावा जितने भी जातियां हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लाभार्थियों का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं गोदी मीडिया द्वारा एग्जिट पोल में, ये आंकड़े गलत हैं वास्तव में, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं है। इसमें अर्धसत्य कहा जा सकता है कि ये बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, जबकि 10 मार्च को पता चलेगा कि असलियत क्या है। लेकिन इतना निश्चित है कि लाभार्थियों का वोट, चाहे वो दलित समाज का वोट रहा हो और चाहे वो पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों का वोट रहा हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इन्हीं वोटों के जरिए होगी।
और इसका काट क्या है? काट तो पेश कर दिया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि जो आपको लाभ मिल रहा है इस लाभ को हम पूरे 5 साल बरकरार रखेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 31 मार्च से या चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद से आपको राशन देना, आपको पैसे देना, आपको मकान देना सब कुछ बंद कर देगी। लेकिन क्या मायावती खुलकर के सामने दलित समाज के मतदाताओं के पास गई इस बात को कहने के लिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भी 5 साल देंगे? नहीं गई। तो इस तरह से दलितों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो वहां मायावती नहीं पहुंचती हैं। दलितों के साथ दलितों का कोई वोट बैंक लूटने आता है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, तो उससे नहीं बचा सकती हैं। और इनका जो नारा एक है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, और वह बदल करके अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। जब तक इनका नारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था तब तक बहुजन लोग समझते थे कि ये हमारी पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, इसे प्रमोट करना चाहिए, इसे ताकत प्रदान करनी चाहिए। लेकिन जब से इन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किया तो सारे समाज को, ब्राह्मणवादियों को एक तरह से इन्होंने खुला न्योता दिया और उन्हीं ब्राह्मणवादियों ने भीतरघात किया, चाहे वो सतीश मिश्रा हो या और भी कई ब्राह्मण हैं जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों की ये आज की रणनीति नहीं है, बहुत पहले की रणनीति है। जब सतीश मिश्रा को भेजा गया था तो आरएसएस नहीं भेजा गया था। सोशल मीडिया पर इसके कई सबूत तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारा यह कहना है कि आज दलित आंदोलन, खास करके मायावती के नेतृत्व वाला आंदोलन कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसे आपको देखना होगा, आंखें खोलना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो मायावती से सावधान रहना होगा। मायावती का एक हिस्सा तो टूट करके चंद्रशेखर रावण की तरफ पहुंच गया। अगर चंद्रशेखर रावण और मायावती एक हो जाते तो निश्चित रूप से त्रिकोणीय संघर्ष आज होता। आज आमना सामना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में नहीं होता, लेकिन दलितों का बिखराव ही उनके पतन का मुख्य कारण होने जा रहा है। पहला कारण दलित समाज के पतन, दलित आंदोलन